हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। उससे पहले हमने आपको पढ़ाया विद्युत चुंबकीकरण, फैराडे के नियम और भंवर धाराएं और बहुत सारी स्वप्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट। देखिए, हमने पीछे आपको बताया कि डिश धारा के बारे में हमने थोड़ा डिस्कस किया। डिश धारा किसे कहते हैं? जो बैटरी द्वारा हमारी धारा ली जाती है उसे डिश धारा कहते हैं। डिश धारा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी डायरेक्शन केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होता है, लगातार प्रवाहित होता रहता है, इसको हम डिश धारा कहते हैं। अब दूसरा प्रत्यावर्ती धारा जो लगातार परिवर्तित होती है। आप घरों में बिजली इस्तेमाल करते हैं, पंखे चलाते हैं, ठीक है, मोटर चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, बहुत सारे एसी चलाते हैं, बहुत सारे अप्लायंसेस यूज करते हैं। ये जो लाइनों से हमें बिजली मिलती है ये एसी करंट होता है, इसे हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अब ये अल्टरनेटिंग करंट कैसे प्रोड्यूस होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और फिर अलग अलग प्रकार के परिपथ डिस्कस करेंगे, फिर हम ट्रांसफार्मर डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा जिसे क्या होती है, कैसे उत्पन्न होती है। उससे पहले हम प्रेरित विद्युत वाहक बल की बात करें। आपने पढ़ा पीछे कि जब हम किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र है हमारा, कि जब हम किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में किसी लूप या कुंडली को हम घुमाते हैं, तेजी से घुमाते हैं, तो जब तेजी से घुमाते हैं तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और अगर हमारी बंद परिपथ है तो उसमें धारा प्रवाहित होती है जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। अब इसकी दिशा हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। अब देखिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसे ही हम प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब देखिए कैसे, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है, ये हमने लिया चुंबकीय क्षेत्र बी, ठीक है। इसके अंदर हमने एक कुंडली ली, ये कोई एन फेरो वाली कुंडली है। बात करें पहले कुंडली की, ए बी सी डी, ये कुंडली है, ठीक है। हम इसे इसके अक्ष के परिधि इसको घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं इसको, इसके कोणीय वेग ओमेगा है। घूर्णन करें तो घूर्णन गति में कोणीय वेग इसका ओमेगा है, ओमेगा कोणीय वेग से हम इसको घुमा रहे हैं। अब सपोज करो प्रारंभ में ये कुंडली हमारी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, t बराबर 0 पर। ये हमारी चुंबकीय क्षेत्र की कुंडली जो है लंबवत है, ठीक है। जब ये लंबवत है तो इससे अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र गुजरेगा और जैसे जैसे हम घुमाएंगे तो इसके अंदर फ्लक्स परिवर्तन होगा। तो जैसे जैसे हम कुंडली को घुमाएंगे तो इसके अंदर फ्लक्स परिवर्तन होने लगता है और जब फ्लक्स परिवर्तन होगा तो इसके अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ठीक है। सपोज करो मान लीजिए एन फेरो वाली कुंडली है, एन फेरो वाली ये कुंडली है, कुंडली जिसका क्षेत्रफल A है, ठीक है। और एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में ओमेगा कोणीय वेग से इसको घुमाया जा रहा है। चुंबकीय क्षेत्र B में, चुंबकीय क्षेत्र हमारा B, और इसमें हम ओमेगा कोणीय वेग से इसको घुमा रहे हैं, ठीक है। तो किसी क्षण t पर, किसी क्षण t पर अगर ये थीटा कोण घूम जाती है, थीटा कोण घूम जाती है, समझिए। अगर मान लीजिए किसी क्षण वो t पर थीटा कोण घूम जाती है प्रारंभिक स्थिति से, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स फाई बराबर ये होता है हमारा b a cos थीटा। कितना हो जाएगा? फाई बराबर b a cos थीटा हो जाएगा। अब आप जानते हैं, और थीटा, चूंकि थीटा बराबर क्या होता है? ओमेगा टी, तो फाई बराबर हो जाएगा b a cos ओमेगा टी। ये आ गया किसी क्षण t पर इससे गुजरने वाला चुंबकीय, जो हमारी कुंडली है इसके तल से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स आ गया, ठीक है। अब यहां हम निकालेंगे फैराडे का नियम क्या कहता है कि फ्लक्स परिवर्तन की दर विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। तो पहले फ्लक्स परिवर्तन की दर निकालो। तो फ्लक्स परिवर्तन की दर d फाई अपॉन dt इज इक्वल टू b a कोस का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा।
यहां डिफरेंशिएट करते हैं कोस का, बी ए ऐसे आ जाएगा, कोस का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी और इनटू ओमेगा। अब ये हो जाएगा डी फाई अपॉन डी टी बराबर माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये आ गया हमारा डी फाई अपॉन डी टी। और आप जानते हैं अब फैराडे का नियम क्या कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर होगा माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। ये तो डेफिनेशन है। अब यहां इसका मान रख देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस एन माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा E बराबर हमारा हो गया एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, यानी कि टी पर विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा E बराबर एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये हमारा विद्युत वाहक बल आ गया। ओके, कई विद्युत वाहक बल हमें मिल गया यहां पर। ठीक है, अब आप जानते हैं अधिकतम कितना होगा। अधिकतम के लिए यहां अधिकतम कम होगा। अब देखो ये तो सब चीज ये साइन ओमेगा टी पर डिपेंड करेगा, क्योंकि कौन घूम रहा है तो साइन चेंज होगा, तो इसलिए साइन ओमेगा टी का मान अधिकतम 1 होता है। तो साइन ओमेगा अधिकतम जो होगा साइन ओमेगा टी का मान अधिकतम साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये इसका अधिकतम मान होगा। ठीक है, अब यहां अधिकतम मान आ गया तो साइन ओमेगा टी को 1 रख देंगे, तो फिर ये E बराबर हो जाएगा हमारा E0 एन बी ए ओमेगा। इसको हम क्या कहेंगे E0। तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, यानी कि E0 इसका अधिकतम मान हो गया। ये हमारा समीकरण आ गया, किसका? प्रेरित विद्युत वाहक बल का समीकरण हमारा आ गया E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। अब जैसे जैसे टी बदलेगा मिस, अब देखिए एक पूरा चक्कर में आवर्तकाल कहते हैं तो कैपिटल टी हो जाएगा। अब यहां हम अगर यह विभिन्न स्थितियों में निकालें, यानी कि उसको हम पहले उसको 90 डिग्री घुमाएं, फिर 180 डिग्री घुमाएं, फिर 270 घुमाएं और फिर 0 आ जाए। क्योंकि एक चक्कर में जब घूमेगा, जब एक चक्कर हमारा पूरा होगा तो यहां 0 से शुरू हुआ 90, ठीक है, 90 से आगे फिर 180, फिर 180 से आगे 270 और 270 से आगे फिर वहीं घूम के आ जाए, अपनी स्थिति आ जाएगी। तो यहां इसको हम घुमाते हैं तो फिर क्या होगा यहां, अब देखते हैं इसकी स्थिति क्या होगी, विशेष स्थिति है। अब ये कैसे बदलेगा ये? पहली कंडीशन में हम लिख रहे हैं कि थीटा इज इक्वल टू 0। स्थिति 1 हमारा थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया। तो थीटा बराबर ओमेगा टी होता, ओमेगा टी बराबर कितना हो गया? 0। थीटा बराबर ओमेगा टी बराबर 0 हो गया, तो थीटा बराबर ओमेगा टी होता है। तो यहां हम रख देंगे तो E बराबर E0 इंटू साइन 0 और साइन 0 बराबर 0। तो विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? 0। यानी कि जब वो कौन स्थिति प्रारंभिक स्थिति में तो कौन 0 हो गया। अब दूसरी स्थिति ये आती है, स्थिति नंबर 2, थीटा बराबर 90 डिग्री। हमने कितना घुमा दिया इसको? 90 डिग्री घुमा दिया, अर्थात T बराबर T/4, चौथा ही चक्कर हो गया, यानी कि ओमेगा टी बराबर हो गया 0। तो हो जाएगा E बराबर E0 साइन 90 और साइन 90 1 हो गया, E0 हो गया। तो यहां 0 से बढ़कर जब 0 से 90 डिग्री घूम गया तो 0 से 90 डिग्री घूमने पर हमारा प्रेरित विद्युत वाहक 0 से हो गया E0 बढ़कर। ठीक है, अब स्थिति नंबर 3 आती है। स्थिति नंबर 3, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि T बराबर हमारा हो गया T/2, T बराबर T/2, यानी कि ओमेगा T बराबर हमारा 180 है। तो E बराबर हो जाएगा E0 साइन 180 और साइन 180 का मान 0, तो E0 इंटू 0 बराबर कितना आ गया? 0। तो हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हो गया? 0। तो अब आप देख रहे हैं कि आधे चक्कर के दौरान आधा चक्कर हुआ ना, तो E का मान 0 से अधिकतम हुआ E0 तक, फिर E0 से घटकर हो गया 0। ये कहलाता पहला अर्धचक्र। क्या कहते? पहला अर्धचक्र कहलाता। और ये जो कि मान धनात्मक है तो इसलिए धनात्मक अर्धचक्र कहते हैं। अब देखिए स्थिति नंबर 4, इसमें थीटा बराबर हमने कर दिया 270 डिग्री, यानी कि T बराबर 3T/4। ठीक है, तो यानी कि ओमेगा टी बराबर हो गया 270, तो E बराबर हो गया E0 साइन 270 और इसका मान होता -1, E0 इंटू -1 बराबर
माइनस E0। ठीक है, अब के बाद जो बढ़ा है निगेटिव दिशा में यानी कि विपरीत दिशा में, पहले अगर विद्युत वाहक बल की दिशा ये है तो फिर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, यानी कि विद्युत वाहक बल दूसरी दिशा में हो गया तो हमारा E0 से कितना हो गया, E0 बढ़ गया। उसके बाद में स्थिति नंबर 5 ये आती है कि थीटा बराबर 360, यानी कि वही पोजीशन आ जाती है, यानी कि t बराबर t एक पूरा चक्कर घूम जाता है, तो ओमेगा t बराबर ये हो गया हमारा 360, तो E बराबर E0 360 साइन 360 जीरो होता है, E0 इंटू 0 बराबर ये हो गया 0। तो आप देख रहे हैं पहले आधे चक्कर में हमारा मान 0 से बढ़कर अधिकतम हुआ और अधिकतम से 0 हो गया, फिर हमारा 0 से माइनस E0 अधिकतम दूसरी दिशा में और फिर E0 से हो गया 0। तो ये कहलाता है हमारा दूसरा अर्धचक्र, यानी कि दूसरा अर्धचक्र में हमारा ऋणात्मक अर्धचक्र, दूसरा ऋणात्मक अर्धचक्र, पहला धनात्मक, क्योंकि पहले मान धनात्मक तक बढ़ता है फिर 0 हो जाता है और दूसरे में ऋणात्मक तक बढ़ता है फिर 0 तो इसे कहते हैं पहला धनात्मक अर्धचक्र और इसको कहते हैं दूसरा ऋणात्मक अर्धचक्र। ठीक है, तो पहले अर्धचक्र के दौरान मान 0 से अधिकतम हुआ, अधिकतम से 0, और दूसरे अर्धचक्र के दौरान दूसरी दिशा में 0 से अधिकतम हो रहा, अधिकतम से 0। तो फिर वहीं आगे, फिर वहीं से फिर दोबारा से इसको 0 से फिर चलेगा, आगे घूमेगा तो फिर उसी तरह बदलेगा। तो इसका मतलब है कि निश्चित समय के बाद में ये उसी के साथ में दोबारा परिवर्तित होता रहता है। तो फिर क्या होगा, पहले चक्कर में 0 से अधिकतम, अधिकतम से 0, 0 से अधिकतम दूसरी दिशा में 0, फिर 0 से अधिकतम, अधिकतम 0। तो एक चक्कर में 2 बार अधिकतम हो रहा है, 2 बार 0 हो रहा है। तो इस तरह ये एक निश्चित समय के बाद में उसी परिमाण के साथ में इसकी पुनरावृत्ति होती रहती है, बार बार वही होता रहता है, 0 अधिकतम, 0 अधिकतम, 0 अधिकतम, 0 अधिकतम, एक बार एक दिशा में, एक बार एक दिशा में। तो इसका मतलब ये लगातार परिवर्तित होता रहता है, इसीलिए इसको हम प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं और इसी को हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज से निरूपित करते हैं। अब चूंकि ये हमारा ग्राफ साइन पर, ई जो है ये हमारा किस पर डिपेंड करता है, ये साइन वक्र होता है, साइन कर्व होता है। ठीक है, तो ये हमें दिखाएंगे तो जिया वक्र से डिपेंड करेगा, ये हो जाएगा हमारा, ये इस तरह डिपेंड करेगा। ठीक है, पहले यहां पर t बराबर 0, t/2, सॉरी t/4, 3t/2, t/2 और ये होगा 3t/4 और ये हो गया t। ठीक है, यानी कि यहां तक हो गया चौथाई समय लगा, यानी कि चौथाई चक्कर 90 डिग्री, 0 से 90। ठीक है, और यहां 90 से 180 और 180 से 270 और 270 से 360, यानी कि 3 चौथाई चक्कर हो गया और यहां एक पूरा चक्कर हो गया। तो अब यहां पर ये मान हमें अधिकतम मिला, फिर उसके बाद 0, फिर अधिकतम दूसरी दिशा में, तो ये हमारा हो गया इसका वक्र रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 0 से अधिकतम, अधिकतम से 0, फिर 0 से अधिकतम, अधिकतम से 0, फिर 0 से अधिकतम, अधिकतम, इस प्रकार ये परिवर्तित होता रहता है। इसी को हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज भी कहते हैं। अगर हम इसे आप देखते हैं साधारण है, आप E की जगह V लिखते हैं तो फिर हमारा समीकरण हो जाएगा V बराबर V0 साइन ओमेगा t, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण ये हो जाएगा। अब देखिए जब वोल्टेज प्रवाहित होगा तो इसमें धारा प्रवाहित होगी, धारा भी उसी के साथ में होगी। तो अगर हम धारा को देखें तो जब से वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी, वोल्टेज घटेगा धारा भी घटेगी, तो उसी के अनुसार फिर धारा और वोल्टेज दोनों परिवर्तित होते हैं। तो फिर प्रत्यावर्ती वोल्टेज की परिभाषा किसे कैसे देंगे प्रत्यावर्ती धारा की, कि ऐसा वोल्टेज जिसका मान समय के साथ बदले, समय के साथ बदल रहा है। ठीक है, और एक निश्चित समय के बाद उसी परिमाण के साथ उसकी पुनरावृत्ति हो, यानी कि फिर वही आ जाए, तो इसको हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं निश्चित समय के बाद। और दूसरा प्रत्यावर्ती धारा, ऐसी धारा को जिसका मान समय के साथ परिवर्तित हो और एक निश्चित समय के साथ बाद उसी परिमाण के साथ उसकी पुनरावृत्ति हो, इसी को हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए समीकरण क्या हो जाएगा, I बराबर I0 साइन ओमेगा t। ये I0 इसका अधिकतम मान है धारा का, V0 ये वोल्टेज का अधिकतम मान है। ठीक है, इसका मैं ग्राफ दिखाऊं यहीं पर, तो ये हमारा ये भी इस तरह, ये ग्राफ डॉटेड लाइन से मैं दिखा रहा हूं, ये डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं ग्राफ ये धारा का। यहां धारा का अधिकतम मान है I0, ये वोल्टेज का अधिकतम मान है V0। ठीक है, ये था हमारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती धारा।
अब देखिए दूसरी इसमें कुछ डेफिनेशन है इसके बारे में। V0 और I0 प्रत्यावर्ती वोल्टेज के शिखर मान कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद में प्रत्यावर्ती धारा का आयाम किसे कहते हैं, या आवर्त काल, सॉरी आयाम किसे कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा का या शिखर मान। प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को, मान लिया हमारा समीकरण ये है V बराबर V0 sin ओमेगा t, तो यहां प्रत्यावर्ती वोल्टेज का अधिकतम मान क्या है, V0। अधिकतम मान कितना, V0। अगर धारा का समीकरण में लिखो I बराबर I0 sin ओमेगा t, तो यह धारा का अधिकतम मान क्या है, I0। तो ये धारा का शिखर मान कहलाता है। अधिकतम मान जो है ये धारा का शिखर मान कहलाता है। वोल्टेज का अधिकतम मान वोल्टेज का शिखर मान कहलाता है, और इसको हम वोल्टेज का आयाम भी कहते हैं और धारा का आयाम भी कहते हैं। तो धारा का आयाम क्या हो जाएगा, I0, और वोल्टेज का आयाम हो जाएगा V0। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आवर्त काल की, कि आप पहले हम बात करते हैं चक्कर की, क्या होती है, आवृत्ति किसे कहते हैं, आवर्त काल किसे कहते हैं, तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा को अपना एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है, एक चक्कर से पूरा करने से मतलब क्या है कि 0 से अधिकतम, अधिकतम से 0, 0 से अधिकतम दूसरी दिशा में, अधिकतम से 0, ये कहलाता है हमारा एक चक्कर। तो प्रत्यावर्ती धारा को अपना एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है, एक साइकिल पूरा करने में जितना समय लगता है, उसी को हम आवर्त काल कहते हैं, और इसे T से लिखते हैं, और T बराबर होता है हमारा 2 पाई अपॉन ओमेगा। डेफिनेशन समझ होंगे आवर्त काल की, कि प्रत्यावर्ती धारा को अपना एक पूरा चक्कर करने में जितना समय लगता है उसे आवर्त काल कहते हैं। अब दूसरी डेफिनेशन आती है आवर्ती की। आवर्ती किसे कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति। एक सेकंड में चक्रों की संख्या, एक सेकंड में चक्रों, यानी कि एक सेकंड में कितने चक्कर घूमती है, उसको हम प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कहते हैं। और आवृत्ति F बराबर होता है ओमेगा अपॉन 2 पाई। F बराबर ओमेगा अपॉन 2 पाई, चूंकि F बराबर होता है 1 अपॉन T, T का मान रखें 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा ऊपर है, F बराबर ओमेगा अपॉन 2 पाई। ये जो आप घरों में लाइट इस्तेमाल करते हैं प्रत्यावर्ती धारा, इसकी आवृत्ति होती है 50 साइकिल प्रति सेकंड, यानी कि एक सेकंड में 50 साइकिल। और इसका मतलब क्या है कि धारा 50 बार एकदम एक दिशा में, 50 बार एकदम दूसरी दिशा में, और 50 बार 0, 50 बार 0, यानी कि धारा 100 बार एक सेकंड में, इसका मान 100 बार अधिकतम होता है, 100 बार न्यूनतम होता है। लेकिन आप कहते हैं कि बल्ब तो जलता हुआ दिखाई देता है, जब धारा कम हो रही है, 0 हो रही है, फिर बढ़ रही है, 0 हो रही है, फिर बढ़ रही है, 0, तो बल्ब भी जलना बुझना चाहिए। ये हमारी दृष्टि निर्भरता के कारण होता है। तो दृष्टि निर्भरता के कारण हमें जल जो है वो जलता हुआ दिखाई देता है। तो ये जो हमारी धारा होती है, जो इसमें बहती है, इसकी आवृत्ति 50 साइकिल प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज किसे कहते हैं, नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे आगे इसके कला के बारे में, कला किसे कहते हैं और ये क्या है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।